नमस्कार मित्रों, मैं विजय ग्रोवर। अपने कार्यक्रम सम्यक दृष्टिकोण द होलिस्टिक व्यू में काफ़ी समय बाद आज आपके सामने आ रहा हूँ, रूबरू हो रहा हूँ। पारिवारिक और कुछ और व्यवस्थाएं रही थी मेरे साथ, मैं आपसे मुखातिब नहीं हो सका। अभी पीछे एक बहुत ही दुखद पहलगाम का आतंकवादी हमला हुआ है, जिसको आतंकवादी हमला कह के पुकारा जा रहा है। और आपने देख लिया होगा उसके ऊपर टीवी पर, सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, अखबारों में कैसी कैसी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हुई हैं। सरकार ने बहुत कठिन निर्णय एक ले लिया है, बहुत कड़ा निर्णय ले लिया है। प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दिया है कि अब समय आ गया है, हम आतंकवाद को, बचे खुचे आतंकवाद को मिट्टी में मिला दें। और उसके बाद एक नई चीज जो देखने को मिली है और जिसका स्वागत किया जा रहा है और जिसको बहुत पॉजिटिव एक एटीट्यूड लेके देखा जा रहा है, सकारात्मक कदम, कि मुस्लिम संगठन सामने आए हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग, और वो कह रहे हैं कि जी मजहब देख के मारना बहुत गलत है। बात फिर वही है कि मजहब का आतंकवाद नहीं होता, आतंकवाद का मजहब से कोई लेन देना नहीं है। और जिन्होंने ये किया उन्होंने गैर इंसानी काम किया है। एक बेगुनाह इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। हम इसके बहुत ज्यादा खिलाफ हैं और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करो। मैं आज अपनी बात इन दो मुद्दों के इर्द गिर्द ही घुमाऊंगा। नंबर एक, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आतंकवाद को मिट्टी में मिला देने का समय आ गया है। और कुछ ऐसे हमारे साथी, हमारे देशवासी जो सामने आए हैं, वो कहते हैं जी आतंक का तो कोई धर्म नहीं होता, जिन्होंने मारा उन्होंने गैर इंसानी काम किया है और इनको सख्त से सख्त सजा दो। बस इन दो चीजों पे मैं अपनी बात घुमाऊंगा और देखेंगे कि ये आतंकवाद मिट्टी में मिलेगा या नहीं मिलेगा, और वाकई क्या इसका धर्म होता है आतंकवाद का या नहीं होता है। मित्रों, पहला मुद्दा लेके चलता हूं। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आतंकवाद को मिट्टी में मिला देने का समय आ गया। यदि प्रधानमंत्री जी सचमुच और भारत सरकार सचमुच इस विषय पर अत्यंत गंभीर है, तो मैं भी अपने कुछ छोटे छोटे निवेदन रख देता हूँ। छोटा सा आदमी हूँ। सरकार के पास तो सलाह देने वाले बहुत ज्ञानी, अत्यंत ज्ञानी व्यक्ति बैठे हैं जो ज्ञान के भंडार हैं। उतना ज्यादा ज्ञान तो शायद मेरे पास नहीं है, परंतु बस कॉमन सेंस की बातें बताऊंगा जो अब तक अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश देखने को नहीं मिली है। मतलब बात तो ये है कि हम कहते कुछ और करते कुछ और हैं। वो एक एक सामान्य बुद्धि वाले आदमी की भी समझ से पार है, पता नहीं अब तक कैसे चल रहा था। लिहाजा प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो मैं भी अपना निवेदन कर देता हूँ, शायद मेरा निवेदन तो प्रधानमंत्री जी तक पहुंच जाए। नंबर एक, यदि मिट्टी में मिलाना है तो पहला कदम ये रखिए कि इस पाकिस्तान से सारे संबंध तोड़ दीजिए। छोटी सी शुरुआत करी है, राजनीतिक स्तर का जो संबंधों का स्तर घटा दिया है, सैन्य स्तर के अधिकारी बुला दिए हैं, अपना स्टाफ अपने हाई कमीशन में हमने घटा दिया है, वीजा रद्द कर दिए हैं, मेडिकल वीजा भी एक सीमा तक सीमित कर दिया और भेज दिया। मैं तो कहता हूँ जी सारे संबंध तोड़ लीजिए। सारे संबंध का मतलब सारे संबंध तोड़ लीजिए। कोई किसी किस्म का ना राजनीतिक संबंध रहे उनके साथ, ना राजनयिक संबंध रहे, ना हमारा खेल का कोई संबंध रहे, ना संस्कृति का संबंध रहे, ना कला का संबंध रहे। बिल्कुल नहीं। नो डिप्लोमेटिक रिलेशंस, नो स्पोर्ट्स रिलेशन, नो कल्चरल रिलेशंस, नो रिलेशंस एट ऑल। कहते हैं ना, कभी किसी से लड़ाई हो जाए तू तो मेरे लिए मर गया बस। जिंदा होता है आदमी, मरता नहीं है। पर एक आदमी दूसरे से कहता तू तो मेरे लिए मर गया बस, तू तो मेरे लिए दुनिया मरी, बस पाकिस्तान हमारे लिए मर गया। इस हद तक अगर नहीं उतरेंगे तो बात बनेगी नहीं। है तो नंबर एक पहला कदम, सारे संबंध तोड़ दो, राजदूत वापस भेज दो, उनके हाई कमिश्नर वापस भेज दो, हमारे हाई कमिश्नर बुला दो, बिल्कुल ताला लगा दो। कोई दफ्तर, कोई कार्यालय, कोई कुछ नहीं। किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भी, किसी समझौते में भी, किसी अंतर्राष्ट्रीय अगर अफसर में भी हम मिले तो हाथ मिलाने की भी जरूरत नहीं है उनसे। वो है ही नहीं हमारे लिए, मर गया बस हमारे लिए। प्रोटोकॉल गया तेल लेने, कोई मतलब नहीं है जी, वो बिल्कुल हमारे लिए दुनिया में है ही नहीं। कोई खेल का संबंध नहीं, कोई संस्कृति का संबंध नहीं। अब आ जाएंगे कई कलाकार ज्ञान देने वाले बॉलीवुड के, नहीं जी, कलाकार है, कलाकार तो ऊंचा रखो। एक प्रैक्टिकल छोटा सा बता देता हूँ, एक प्रैक्टिकल करने के लिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल कर लो। जो बड़ी तरफदारी करता है ना, उसका हाथ या पैर तोड़ दो, फ्रैक्चर कर दो। बिल्कुल रॉड डलनी चाहिए कम से कम, और प्लेटें डलनी चाहिए पैरों में। हाथ पैर तोड़ दो अपना आराम से, चाहे वो एफआईआर कराए, जो मर्जी कराए, वो सजा भुगत लो। और उसके बाद शाम को भाई तेरा शाम तक प्लास्टर लग जाएगा, ऐसा करते हैं शाम को ड्रिंक लेते आ जाए यार, और फिर ना डिनर इकट्ठे करेंगे। अगले हफ्ते उसके भाई का हाथ पैर तोड़ दो, तीसरे दिन उसके बेटे का और बेटी का हाथ पैर तोड़ दो। और कोई बदतमीजी नहीं करनी, सिर्फ हाथ पैर तोड़ दो। फ्रैक्चर होना चाहिए, हाथ में रॉड डलनी चाहिए, पैर में प्लेट डलनी चाहिए। आजा यार, तू आता ही नहीं, तू तो मेरे से बोलना ही छोड़ दिया। ये जो जितने बकवास करते हैं ना बॉलीवुड में फिल्में बनाने वाले, एक भी आपसे बात नहीं करेगा। फिर पता लग जाएगा, एफआईआर करवाएगा, सब कुछ करवाएगा। यहाँ बकवास करनी बहुत आसान है, क्योंकि अपने घर का कोई बच्चा नहीं मर रहा, अपने घर का भाई नहीं मर रहा बॉर्डर पे, इसलिए बकवास करनी बहुत आसान है। कलाकार तो फिल्में क्यों बनाते हो देशभक्ति की? कभी ये फिल्में बना रहे हैं, कभी वो फिल्में बना रहे हैं, कभी
असली जो बॉलीवुड हमारे सेना के अधिकारी और कर्मचारी रहे हैं, जिन्होंने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिया, महावीर परमजीत चक्र की तरह, उनके नाम पे फिल्में बनाते हैं। हाल ही में आई बॉर्डर मूवी आई है, एलओसी आई है, अभी स्काई फोर्स आई है। सेना के वास्तविक कर्मचारी अधिकारियों की उन्होंने भूमिका निभाई है। सिर्फ भूमिका निभाते हो, पैसे कमाते हो और बकवास करते हो, और फिर यहाँ पे उल्टे उल्टे संदेशे देते हो। अपने हाथ पैर तोड़ दो इन लोगों के, तो पता चल जाएगा कि कलाकारों का ये देशभक्ति से कोई लेना देना है नहीं। है सिर्फ देशभक्ति फिल्मों में दिखाने के लिए। शाम को ड्रिंक लेने देखो कौन आता है आपके घर, शाम को ड्रिंक डिनर करने कौन आपके घर आता है। माता का जागरण कराओ, कुछ और कराओ, बच्चे का बर्थडे बनाओ और बुला लो, आजा यार मेरे बेटे का बर्थडे, आजा, इकट्ठे मनाते हैं। एक भी नहीं आएगा। इनकी सारी की सारी ये जो बकवासबाजी है ना, आईवा से सारा निकल जाएगा। नंबर 2, जो कहते हैं जी खेल भावना को ऊपर रख दो, कोई बात नहीं, जिस हाथ से बल्ला घुमाते हो, जिस हाथ से होती घुमाते हो, वो हाथ तोड़ दो, और फिर कोई यार मेरे घर आजा, शाम को डिनर लेते हैं, ड्रिंक करेंगे। एक भी नहीं आएगा भाई, औरत करा देगा मेरा हाथ तोड़ दिया। अरे खेल भावना को अलग रखो ना, लड़ाई होगी तो होगी। दो बच्चे कह रहे, अपने बच्चे को बोले सामने वाले इसके बच्चे का सिर फोड़ दे। मैं कह नहीं रहा हूं, एक बार कर कर देख लो ना, पता लग जाएगा आपके घर आता भी नहीं आता, जीना मरना खत्म कर लेगा आपसे। कि यार मैं तो सिर्फ ऐसे ही कह रहा था। तो इन बेवकूफों की, मूर्खों की बातों में आने की जरूरत नहीं है। सिर्फ पैसा कमाते हैं और बकवास करते हैं। देश का लेना देना उस आदमी से है जो बेचारा वहां पे बिना किसी बात की गोली खा के मर रहा है, या हमारे देश के जवान जो बॉर्डर पे जान दे रहे हैं। इन हॉलीवुड वालों ने, इन बॉलीवुड वालों ने और इन खेलने वालों ने, मैं किसी का नाम नहीं लेना, मैं खेल का ना कुछ का, सिर्फ अपनी जेबें भरनी है, अरबों करोड़ों रुपए कमाने हैं, और लोग पागल हो रहे हैं इनके पीछे। तो इनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। मेडिकल वीजा देना भी बिल्कुल बंद कर दो। मरते हैं मरे, इलाज कराने अमेरिका जाए, यूरोप जाए, जाए भारत में आने की जरूरत नहीं है। इतने दरिया दिल बनने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट और बताता हूं। जब धारा 370 सरकार ने खत्म करी थी ना, अनुच्छेद 370 खत्म किया था, तो जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया था। राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था, लद्दाख अलग और जम्मू कश्मीर अलग। तो मेरी प्रधानमंत्री जी से गुजारिश है, सरकार से गुजारिश है, सर जम्मू एंड कश्मीर को फिर 2 टुकड़ों में बांट दो। लद्दाख अलग है, जम्मू अलग, और कश्मीर अलग, और यूटी बना दो। और इनको फुल फ्लैश यूटी बनाओ, बिल्कुल पूर्णतः केंद्र शासित प्रदेश बनाओ। जम्मू को अलग रखो, खामखा रणनीति की दृष्टि से दिक्कत हो रही है जाके। और कश्मीर पूरी तरह से यूटी बना दो। कोई मुख्यमंत्री नहीं, कोई विधानसभा नहीं, कुछ नहीं, टोटल अपने कंट्रोल में ले रहा हो। एक बात बताइए, संघ शासित प्रदेश बना के क्या दिक्कत है? ऐसा क्या है चंडीगढ़ के लोगों को जो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, जो पंजाब हरियाणा तमिलनाडु और कहीं और के लोगों को मिल रहा है? ऐसा क्या है अंडमान निकोबार और पौंडीचेरी लोगों को नहीं मिल रहा है जो बाकी राज्यों में नहीं मिल रहा है? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में तो कोई उग्रवाद की दिक्कत नहीं है। आपने आज तक इसको केंद्र शासित प्रदेश बना के रखा है। राज्य क्यों नहीं बनाया? छोटा सा राज्य बना दीजिए। वहां तो विधानसभा भी नहीं है, उपराज्य भी नहीं है कि जहां उपराज्यपाल प्रधान ना, चलो विधानसभा का चुनाव कराओ, क्योंकि रणनीतिक दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, और ये बिल्कुल ठीक है, सीधा और सीधा केंद्र के नियंत्रण में होना चाहिए। तो यहाँ क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है? इसको यूटी बनाइए, फुल फ्लैज यूटी, केंद्र शासित प्रदेश। सरकार को करिए बर्खास्त, विधानसभा को करिए बर्खास्त, संविधान में संशोधन करना है तो कर दीजिए। जब कभी हालात सुधार होंगे, तीनों को मिलाना मिला देना, नहीं मिलाना मिला देना। अगले आदेश तक 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल टोटल केंद्र शासित प्रदेश बना के रखिए। टोटल राज्य के नाम का एक तंतु भी नहीं होना चाहिए। खाम खाम में एडमिनिस्ट्रेशन में समस्या खड़ी हो जाती है और कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है। टोटल केंद्र शासित प्रदेश बनाइए इसको। और सबसे बड़ी बात, इसके बिना बिल्कुल हल नहीं निकलेगा जो मैं बोलने जा रहा हूं। पीओके के ऊपर एक निर्णय ले लीजिए। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, सबको पता है, बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, मेरे पुराने वीडियोस पड़े हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा से लेकर भारत की सीमा तक जो इलाका पाकिस्तान ने हथियार रखा है वो पीओके है। हम इसको पीओके बोलते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और पाकिस्तान इसको कहता है आजाद कश्मीर, जो भारत ने नाजायज की देर से तंग कर रखा है और दबा रखा है। तो इसके ऊपर फैसला कर लीजिए। 70 साल हो गए हैं कि भाई पीओके आपने लेना है या पीओके आपने पाकिस्तान को देना है या छोड़ देना है। 70 साल से आपने बीमारी की जड़ यही अपना रखी है। एक छोटी सी बात बताइए, 1947 में झगड़ा पाकिस्तान से लड़ाई क्यों हुई थी? वो कश्मीर सारा हथियाना चाहता था और हम अपने पास रखना चाहते थे। किसी और जगह में तो कोई दिक्कत नहीं हुई ना। सारा का सारा कश्मीर से लेकर इधर गुजरात तक बॉर्डर है हमारा। पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश मिल गया है, इधर पश्चिम बंगाल से मिलता है, असम से मिलता है, मिजोरम, तमिलनाडु वगैरह, सॉरी तमिलनाडु नहीं, मिजोरम, त्रिपुरा, कई स्टेट से मिलता है। मैं बॉर्डर का ध्यान नहीं कर रहा हूँ, इधर से घुसा हुआ है। कहीं कोई बॉर्डर डिस्प्यूट तो नहीं है। बॉर्डर डिस्प्यूट तो सिर्फ हमारा कश्मीर के साथ है पाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान कहता है कश्मीर मेरा, हम कहते हैं हमारा। उसने नाजायज हमारे पे 47 में हमला किया। जब हमने हमले का जवाब देना शुरू कर दिया, गलती से हमारी सरकार
यूएनओ में चली गई, यूएनओ ने हमारी लड़ाई झगड़ा बंद करा दिया, सीज फायर करा दिया। तो जितना हिस्सा पाकिस्तान ने दबा के रखा हुआ था पाकिस्तान को उसके पास रह गया, वो है पीओके। मेरे पुराने वीडियो पड़े हैं, देख लीजिए, इतना सबको ज्ञान है। तो वो हिस्सा पाकिस्तान ने दबा के रखा हुआ है। अब लॉन्च पैड बना हुआ है पीओके, पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पीछे, और ये सबको पता है वो टोटल पाकिस्तान के नियंत्रण में है, और फिर वो बकवास करता है, दिखावा करता है। सारे के सारे उग्रवादियों के अड्डे पीओके में, सारे के सारों की ट्रेनिंग कैंप वहां पे हैं, मदरसे वहां चल रहे हैं, मारते हैं, भारत में घुस जाते हैं, एलओसी के परली तरफ हमारी सेना बेचारी हाथ मलती रह जाती है, हम एलओसी का सम्मान करते रह जाते हैं। तो ये क्या हो रहा है? अब आप कहेंगे तो भी पाकिस्तान तू कुछ कर रहा है, कितना स्मार्ट गेम खेल रहा है, वो हमसे ज्यादा स्मार्ट है, इस मामले में हमें मानना पड़ेगा। मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा जी, ये तो पीओके के लोग आते हैं, मेरी सीमा तो बहुत पीछे है, इंटरनेशनल बॉर्डर तो बहुत पीछे है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मेरा नैतिक समर्थन जरूर है। देखो ये तो आजाद कश्मीर है, इसका नाम मुजफ्फराबाद राजधानी है, यहाँ तो राष्ट्रपति भी है, तो चुनाव भी होता है, यहाँ की संसद भी है। कितना स्मार्ट गेम खेल रहा है, और सारी दुनिया बेवकूफ बन रही है, और हम बेवकूफ बन के भी बेवकूफ बनते जा रहे हैं। तो अब हम क्या करें? अगर हम पीओके पे हमला करें, देखो जी, आत्मनिर्णय का अधिकार भारत खराब कर रहा है, स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर जुल्म ढा रहा है, क्योंकि हमने हाथ काट रखे हैं योना में 47 में करके। तो इसका कोई हल कर लीजिए। हल करने का दो इलाज है, अपने समझौते गए तेल लेने, यूएनओ में जो लिख के गया उस वो गया कचरे के ढेर पे। 1971 में जो हमने शिमला से समझौता किया है, दो पक्षीय संबंध सुधारेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, वो गया तेल लेने भाड़ में। तो या तो अगर पीओके लेना है आपने, तो हमला कर दो भाई, सीधी सी बात है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत लोग होते हैं, हमला कर दो, ये कर दो सेना पर, इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। रूस और यूक्रेन की लड़ाई 3 साल से ऊपर होगी है ना, हम रूस है ना वो कमजोर यूक्रेन है। हमारे पास भी परमाणु शक्ति है और उसके पास भी परमाणु शक्ति है, हाल देख लिया। इसराइल और गाजा वाला हाल भी नहीं है, इसराइल को भी इतना टाइम लगा था, नुकसान झेलना पड़ा था, ना हम इसराइल है ना गाजा। तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। स्टूडियो में बैठ के बकवास करनी बहुत आसान है, जंग कर दो, ये कर दो। हमारे बेचारे जवान बच्चे भाई बहन शहीद होके जब उनके घर शव आएंगे, तो इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाना, ये ध्यान रखना। देश की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ेगा। और जंग कर भी दी तो उसके बाद आप क्या करोगे? जंग कर भी दी, जंग जीत भी जाओगे, वही गलतियां दोहरानी ना जो 4 बार दोहराई, फिर जंग मत करो, उनकी शहादत का नाश ना करो। 47 में जंग हुई, जब हम बिल्कुल जीतने वाले थे, हमारी सरकार जो मर्जी थी समझौता कर लिया। आज तक वो गले की फांस बनी पड़ी है, हमारे इतने जवान मारे जा रहे हैं, बेगुनाह मारे जा रहे हैं। पीओके को उसने छदम भूमि के रूप में इस्तेमाल करके आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए यूज कर लिया। अगर यही गलती करनी है तो फिर जंग ना करो, बेगुनाहों का शहीदों का खून ना बहाओ। 65 में फिर करती करती दूसरी बार, अच्छा खासा खेमकरण तक हमारी सेना घुस गई थी, फिर ताशकंद में समझौता कर लिया, जीता जवाया सब कुछ हार दिया, तब कश्मीर खोज सकते थे, नहीं खोसा। 71 में सबसे बड़ी महान गलती कर दी, 90,000 पाकिस्तानी फौजी लौटा दिए, युद्धबंदी, तब समझौता कर लेते, ये पीओके इधर कर, ये 90,000 फौजी पकड़, एक एक बंदे को वापस कर दिया, तब कोई समझौता नहीं करा। 99 में फिर गलती कर दी, तब तो सीधा साधा सबूत था कि पीओके में से होके पाकिस्तान की सेना आई है, सारी दुनिया ने देखा, अब तो छीन लेते हैं उनसे, फिर वापस कर दिया। तो यही गलतियां करनी है तो भगवान के लिए मेहरबानी करके मैं निकाल करता हूं, फिर युद्ध ना करो, हमारे बेचारे जवानों की शहादत मत बेकार कर देना। युद्ध अगर करना है, ना चीन से डरो ना रूस से डरो, अंतरराष्ट्रीय संबंध लगेंगे, कोई साथ दे ना दे, शायद रूस भी साथ ना दे चीन के दबाव में आके, इतना दम रखते हैं तो हम युद्ध रखें, और फिर युद्ध के बाद युद्ध को कार्यान्वयन करना है, फिर छोड़ नहीं देना सस्ते में जाके, खाली पीओके नहीं लेना, फिर कमर तोड़ देनी है। इतना दम रखते हैं तो युद्ध करो, नहीं तो बेगुनाहों का शहीदों का खून बहाने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, अगर युद्ध नहीं करना तो भाई फिर पीओके दे दो पाकिस्तान को, एक तरफ तो लगो ना। अरे भाई वो बीच की भूमि को उग्रवाद के पोषण का अड्डा बना के रखा हुआ है, मेरे तो बंदे ही नहीं है, मेरी सीमा तो पीछे है, तो भाई उसको दे दो कि ले अब तू पकड़ अपना पाकिस्तान, इसी का झगड़ा है ना 70 साल, जितना हिस्सा हमारा हमारा, जितना हिस्सा तेरा तेरा। उसके बाद अगर तू कुछ बोलेगा तो वाकई कमर तोड़ देना उसकी। क्यों? अगर एक भी उग्रवादी फिर घुसा तो वो तो फिर पाकिस्तान बन गया ना, तो इसका मतलब तू ही भेज रहा है। उसका ये ड्रामा, उसका ये तमाशा, उसका ये झूठ, उसका ये फरेब खत्म हो जाएगा कि जी पीओके के लोग आते हैं, आजाद कश्मीर के लोग आते हैं, वो स्वतंत्रता सेनानी है, भाई स्वतंत्र तो कर दिया, इसका मतलब तू भेज रहा है। तो दोनों में से एक फैसला कर लो, वैसे भी कब तक लगा के रखोगे? 1000 साल 2000 साल इस लड़ाई को लड़ते रहोगे तब भी कोई हल नहीं निकलेगा। ऐसे ही चीन के साथ हमारा पंगा पड़ा हुआ है। अरे कब करोगे भाई? कैंसर की जड़ कब तक लेके रखोगे? हिम्मत है तो काट के फेंक दो, नहीं तो वापस कर दो, कैंसर हटा दो या कैंसर की जड़ को हटा दो। क्यों बेगुनाहों का खून बहा रहे हो? ऐसे कभी भी हल नहीं निकलेगा। मिट्टी में मिलना तो दूर, हम लोग मिट्टी में मिलते चले जाएंगे। अगली बात, सुरक्षा की एक एकीकृत कमान बना दो। कितनी हद तक काम कर रही है मुझे पता नहीं, पर डिसकोऑर्डिनेशन अमंगस द सिक्योरिटी फोर्सेस रिट लार्ज, सुरक्षा बलों में आपसी समन्वय की जो कमी है साफ नजर आ रही है जाके।
ये कुछ लोगों को बड़ी अजीब सी बात लगेगी, जो सरसरी तौर पर देखते हैं, पर जो थोड़ा सा भी ज्ञान रखते हैं, जिनको रणनीतिक ज्ञान है, वो चीज को समझ जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा कि कश्मीर को जम्मू से अलग करके एक यूटी अलग बनाए, वहां की एकीकृत कमान, क्योंकि वो उग्रवाद पीड़ित इलाका है ही है, समस्या बहुत ज्यादा गहन है। सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी नंबर एक सेना को दे दो। जितने तथाकथित अर्धसैनिक बल, केंद्रीय पुलिस संगठन, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आंतरिक सिक्योरिटी में लगे हैं, बॉर्डर से लगे हैं, और जम्मू कश्मीर पुलिस डीजीपी के ऑफिस से लेकर थाने तक सेना के अंडर में काम करे। छोटी सी कोई समस्या लग सकती है कि चोरी करता हुआ बंदा पकड़ गया, सेना कुछ नहीं करेगी, पुलिस पकड़ देगी, तुरंत सूचना नोडल अधिकारी को दो, कहीं उग्रवादियों से तार तो नहीं जुड़े हुए। आप अपनी तरफ से करते रहो कि जी वो घर में से चोरी करके ले गया, वहां पे उसने कोई कार चुरा ली जी, उसने कोई बंदूक चुरा ली जी, बंदूक तो नहीं, उसने कोई राशन चुरा लिया जी, क्या पता उसके तार कहां से जुड़े हो, किसको कहां मदद करते जा रहा हो। तो सारी की सारी जम्मू कश्मीर पुलिस, सारे अर्धसैनिक बल टोटल आर्मी कंट्रोल में डाल दो, डीजीपी भी आर्मी कंट्रोल में डाल दो। अगर ये वहां पर अलग अलग अपने कमान बना के रखनी है तो बात नहीं बनेगी। बिल्कुल सुरक्षा का ऐसा पुख्ता इंतजाम कर दो कि इतने इलाके की जिम्मेवारी तेरी, इतने इलाके की जिम्मेवारी तेरी, इतने इलाके की जिम्मेवारी तेरी। समस्या होगा तो तुमने यहां मदद मांगनी है, समस्या होगा तो तुमने यहां से मदद मांगनी है, समस्या होगा तो यहां से मदद मांगनी है। और कहीं कोई समस्या हो जाए तो एक एक निश्चित इलाके का एक नोडल ऑफिसर बिठा दो, समन्वय अधिकारी बिठा दो, कोई समस्या आएगी यहाँ सूचना जरूर देनी है, ताकि हेडक्वार्टर तक समस्या बैठ जाए। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, कैराची में हरियाणा सचिवालय में काम करता था। हरियाणा और पंजाब सचिवालय की एक बिल्डिंग साझी है, वहां पे सुरक्षा की जिम्मेवारी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की है। पर कमाल है, पंजाब पुलिस भी वहां पे घूम रही है, हरियाणा पुलिस भी घूम रही है। मुख्यमंत्री जी की कॉम्प्लेक्स की सुरक्षा के बाद हरियाणा साइड में हरियाणा पुलिस का एक जवान बंदूक लेके खड़ा है, सीएएसएफ का जो कर्मचारी है बिना बंदूक के खड़ा है। बाहर मुख्य दौरों की जिम्मेवारी सीएसएफ की है। ईश्वर ना करे कभी कोई गलत आदमी किसी तरह से हमला करता करता 4 फ्लोर तक पहुंच जाए मुख्यमंत्री जी के कार्यालय के बाहर, वहां बंदूक लेके हरियाणा पुलिस वाला खड़ा है, वो तो कहेगा जी नीचे वालों की कमी है, मैं कितना रोक लेता। 9 फ्लोर पे हमारे स्टेट के डीजीपी साहब बैठते हैं, उनके कमरे के बाहर सीएसएफ वाला बंदूक लेके खड़ा हुआ है सिपाही। मतलब कितना है, सीआईडी वाले वैसे घूम रहे हैं। एक पर्टिकुलर एरिया की जिम्मेवारी एक व्यक्ति, एक संस्था को दे दो, आपस में घालमेल रहेगा, दिक्कत रहेगी। हमारे साथ ही पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट है, चंडीगढ़ पुलिस की जिम्मेवारी है, पर दो दो चार चार बंदे आईटीबीपी के, आईटीबीपी नामक फोर्स के बंदे बंदूक लेके खड़े हैं। एक छोटी सी क्यूआरटी नाम की एक वेन लगा रखी है, उसके ऊपर एलएमजी लेके आईटीबीपी का जवान खड़ा है, गाड़ी चला रहा है चंडीगढ़ पुलिस का बंदा। कल को रब ना करे, भगवान ना करे, कोई समस्या आ गई, आपस में डिसकोऑर्डिनेशन में दोषारोपण कर देंगे। एक पर्टिकुलर सेक्टर, एक पर्टिकुलर जगह, एक विशेषीकृत जगह की जिम्मेवारी एक को जम्मू कश्मीर पुलिस, ये आपका काम है। सीमा सुरक्षा बल, ये आपका काम है। इतने इलाके को सुरक्षा देना सीआरपीएफ प्राइमरी, प्राथमिक तौर पे आपका काम है। सेना, ये आपका काम है। यहाँ या इन तीनों का काम है, पर इसकी कमान सेना के पास रहेगी। डिसकोऑर्डिनेशन ना करिए, कभी भी बात नहीं बनेगी। और एक बात और बताता हूँ, माफ कीजिएगा, गलत नहीं लीजिएगा, तो प्रधानमंत्री जी, सारी बुद्धि आईएएस और आईपीएसओ में नहीं होती। ये पढ़कर बोलते हैं, कुछ बंदे कड़कर बोलते हैं अनुभव से, और बंदों में भी थोड़ी बहुत बुद्धि और समझदारी होती है। बहुत लोग और सलाह देने वाले हैं, उनसे सलाह ले लीजिए, बहुत अच्छी सलाह दे देंगे आपको कि ये कैसे कोऑर्डिनेशन बिठाना है, कैसे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ानी है। मेरे पे कभी यकीन हो तो मेरे को जमा के देख ले, मेरे को केंद्र सरकार पे प्रतिनियुक्ति पर ले ले, मैं ये कर कर दिखा दूंगा आपको। अब ये हमला हुआ, कभी कभी बीच में हमले होते हैं, वाकई वहां जो सीमा की व्यवस्था है बहुत अनिश्चित है, बहुत ही ट्रिचरस टेरेन है, कहीं पहाड़ियां, कहीं घाटी, कहीं इतने गहरे जंगल। सुरक्षा बल चाह के भी ये इनकी घुसपैठ नहीं रोक पाएंगे, जितनी मर्जी सेना लगा दीजिए, कहीं ना कहीं कोई छोटा चोर रास्ता उग्रवादी ढूंढ के आ ही जाएंगे। क्यों? पीओके का तो लाभ उनको वैसे भी बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो बात यह है कि वो अंदर घुस तो सकते हैं, पर बिन घुस के जिंदा तो नहीं रह सकते जब तक कोई उनको लोकल सपोर्ट ना मिले। हथियार वो लेकर आ सकते हैं, खाना इतनी देर से कहां से लाएंगे? एकदम घुस के भी कोई वहां पे उग्रवादी हमला तो नहीं कर सकता। उनके लिए जरूर कोई ना कोई पहले रेकी करता होगा, या वो आके कुछ टाइम रेकी करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे, 2 4 5 दिन 10 दिन बाद उनको लगेगा यहाँ हमला किया जा सकता, तो हमला करते हैं। तो अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क हमारे को बहुत मजबूत बनाना पड़ेगा, हमारी भारत सरकार को बहुत मजबूत बनाना पड़ेगा कि इनको लोकल मदद कौन कर रहा है, जिंदा कैसे हैं, खाना इनको कौन दे रहा है, कौन इनको खाना दे रहा है, कौन इनको मेडिकल एड दे रहा है। तो इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत मजबूत बनाना चाहिए, और पता लग जाए कि ये आदमी इंटेलिजेंस नेटवर्क, ये आदमी इनका इंटेलिजेंस है, उसके साथ भी वही सलूक करो जो उग्रवादी के साथ करते हैं। नहीं तो बात नहीं बनेगी, मिट्टी में नहीं मिलेंगे ये लोग।
उसके बाद कोई रोए पीटे चीखे, पुलिस ने उठा लिया, सेना ने उठा लिया, बातचीत करने के लिए अंदर डालो और कम से कम आतंकवाद का चार्ज लगा के फांसी पे लगा दो। यदि कभी वो भी किसी मुठभेड़ में मारा गया तो मारा जाए, बिना इंटेलिजेंस के बात बनेगी नहीं। इनकी कमर तोड़ दो, और साबित हो गया तो इनका इलाज वही करो जो उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक बार कहा था, हम अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, और वहां मिट्टी में मिला दिया उन्होंने। उत्तर प्रदेश लगभग स्वर्ग बनता जा रहा है। किसी समय बहुत बदनाम राज्य था। मैं कम से कम 12-15 साल उत्तर प्रदेश में रहकर आया हूं। मैंने बुरी कानून व्यवस्था वहां देखी थी, अब भी बीच बीच में चक्कर लगता रहता है। और अब कानून व्यवस्था का बहुत अच्छा हाल हम देख रहे हैं। अपने साथियों से पूछते हैं, कहते हैं जी बहुत अच्छा है। वही सरकार है, वही उत्तर प्रदेश पुलिस है, कितना बढ़िया काम कर रही है। तो सचमुच मिट्टी में अगर मिलाना है तो जो मिट्टी में रहकर इनकी मदद करते हैं उनको मिट्टी में मिला दो, अंदर करो। मुठभेड़ में मरते हैं मर जाए, गाड़ियां भी पलटती हैं, मुठभेड़ भी होती है, कोई बात नहीं, मिला दो मिट्टी में। घर उनके गिरा दो जैसे उत्तर प्रदेश में गिराए जाते हैं। अभी शुरुआत तो हुई है। जब परिवार सड़क पर आ जाएगा ना जाके, तो अपने आप ही इनकी कमर टूट जाएगी। फिर जो बकवास करते हैं ना, आजादी चाहिए, ये सारा भूत, ये सारा दारू का नशा उतर जाएगा 2 मिनट में। ये मिट्टी में सचमुच मिला दो, घर मिट्टी में मिला दो, मुठभेड़ी ये होती हैं हो जाए, और उत्तर प्रदेश वाली स्थिति यहाँ पे लाके कर दो। नहीं तो ये मिट्टी में नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ भाषणबाजी ही रह जाएगी। आतंकवादी अचानक आए, मार के चले गए, सुरक्षा व्यवस्था ठीक थी नहीं थी, सरकार इसमें अब समीक्षा करेगी, सुरक्षा बल करेंगे, जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था तैनात करने का प्रयास किया जाएगा। एक बात और मैं कहना चाहता हूं जो शायद अब तक किसी ने नहीं कही होगी, वो ये है कि कश्मीर के जितने भी लोकल कश्मीरी हैं, कश्मीरी नागरिक हैं, सबके गले में 24 घंटे जैसे ही वो सार्वजनिक स्थान पे जाएं, क्योंकि ये युद्ध का ही समय है, बहुत बुरा समय है, एक स्पेशल आईडी कार्ड दे दो जो आईटी एनेबल्ड हो, उसके अंदर जो चिप हो, जो क्यूआर कोड हो, हर सिक्योरिटी पर्सनल को, चाहे वो छोटी जगह पे खड़ा बड़ी जगह पे खड़ा, एक स्कैनर दे दो। यदि किसी को जरा सा भी शक लगे, उसके आईडी कार्ड पे स्कैनर डाले और स्कैन की सही ऊपर आए, ये निकल आए ये सूचना कि सचमुच यहाँ लोकल कश्मीरी रहने वाला है या कोई और है। क्यूआर कोड उसके आधार कार्ड से भी जुड़ा हो, उसके बैंक कार्ड से भी जुड़ा, सचमुच पता लग जाए कि कश्मीर का रहने वाला नहीं है। अब जो पर्यटक आएंगे उसका क्या होगा? कोई पर्यटक बस से आता है, कोई पर्यटक ट्रेन से आता है, कोई पर्यटक हवाई जहाज से आता है। आते ही एक टूरिस्ट कोऑर्डिनेशन सेंटर बना दो, आते ही उनके स्पेशल आई कार्ड बन जाए, उनका आधार उनसे जुड़ जाएगा और उनकी नेसेसरी डिटेल जुड़ जाएंगी। आईटी एक्सपर्ट और सिक्योरिटी वाले इस वाले में मदद कर देंगे, और 24 घंटे अपने गले में उनको वो डाल के चलना है। अब इन दोनों टूरिस्ट का आई कार्ड का कलर कोई और कर दो, लोकल कश्मीरियों के आई कार्ड का कलर कुछ और कर दो। जो कश्मीरी उग्रवादी वहां पे घुसते हैं, नेचुरली या तो कश्मीरी आई कार्ड डाल के रखेंगे या पर्यटकों की तरह धोखा देने की कोशिश करेंगे। स्कैन कर दो, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ब्रीच मिल जाएगा कि ये नकली आई कार्ड इशू, उसी टाइम दर्द पहुंचो। क्योंकि वो जब रैकी करने आएंगे बंदूक लेकर नहीं आएंगे, जब बंदूक लेकर आएंगे तो साफ पहचाने जाएंगे। जरा सा भी शक को करो, गलत हरकत ना करो, और जरा सी भी शक को तो तुरंत सख्ती कर दो। वार्निंग देने की जरूरत है, एक बार नहीं आता तो गोली मार दो। जगह जगह सीसीटीवी कैमरेज लगा दो, जहां जहां तक लगा सकते हो, ताकि हर मूवमेंट उनकी कैप्चर हो जाए। ये करके देखिए, अनवांटेड एलिमेंट्स, इंट्रूडर्स को पकड़ने में मदद मिल जाएगी, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाइए। और सबसे बड़ी बात, इसी इसी मुद्दे पर चल रहा हूं कि मिट्टी में मिला देंगे, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। मिट्टी में मिलाने का एक बहुत बढ़िया तरीका मैं बताता हूं। पीओके पे युद्ध लड़ना है वो आपका निर्णय है, युद्ध नहीं लड़ना वो आपका निर्णय है। यदि पीओके पे युद्ध नहीं लड़ना और पीओके दे देना है, इसके बावजूद भी पाकिस्तान अब बाज नहीं आएगा, चाहे हम उनको पीओके दे दें, क्योंकि जो 70 साल से हमने उसके हाथ में एक कटोरा पकड़ा रखा है ना कि इसमें पानी गर्म कर हमारा ले और हमारे मुंह पे फेंक, हमारा मुंह जला, ये आदत धीरे धीरे जाएगी। आदत बंद करने का मैं तरीका बताता हूँ। तो मिट्टी में मिलाने का तरीका तो बहुत अच्छा है, बेशक युद्ध भी ना करिए, मैं मिलाता हूँ। बेगुनाहों को मारेंगे नहीं हम, बिल्कुल जैसे वो बेगुनाहों को मारते हैं, हम बेगुनाहों को नहीं मारेंगे, हम ऐसे नहीं है। हमारी रॉ और आईबी मिलिट्री इंटेलिजेंस किस दिन काम आएंगे? मिट्टी में मिला दीजिए ना, आर्थिक रूप से उसकी कमर तोड़ दीजिए। जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज है पाकिस्तान की उड़ा दो, बड़े बड़े डैम्स उड़ा दो उनके, बड़े बड़े पुल उड़ा दो उनके, उनका संचार व्यवस्था नष्ट कर दो, मोबाइल टावर्स उड़ा दो उनके, रेडियो स्टेशन उड़ा दो उनके, चैनल्स उड़ा दो उनके, कम्युनिकेशन सिस्टम ध्वस्त कर दो ना उनका। किसी बेगुनाह को मारने की जरूरत नहीं है, आर्थिक व्यवस्था अपने आप टूट जाएगी। बैंकिंग व्यवस्था आईटी में जाके फेल कर दो ना, वहां क्या दिक्कत है? हर जगह अब तो बैंकिंग व्यवस्था आईटी के ऊपर चलती है ना, बैंकिंग व्यवस्था में उनको वायरस छोड़ दीजिए, खत्म कर दीजिए बैंकिंग व्यवस्था को।
उनके हवाई अड्डे उड़ा दीजिए जहां पे लोग कम से कम हो, उनकी शिप्स जहां आती हैं उनकी बंदरगाह उड़ा दीजिए, रेलवे स्टेशन पे वहां विस्फोट कीजिए जहां लोगों की उम्मीद ही ना हो, रेलवे स्टेशन तोड़ दीजिए, उनके बस स्टैंड तोड़ दीजिए, करवाइए, कोई बात नहीं। वो तो वैसे भी इल्जाम लगाता रहता ना कि भारत आतंकवाद फैला रहा है। इसराइल से सीखिए ना, कुछ सब कुछ करता है, इल्जाम दे लेता। चीन से सीख लिया ना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसे निपटना है, इसराइल से सीख लीजिए। आंतरिक स्तर पे कैसे निपटना है वो चीन से सीखिए। वो दूसरे मुद्दे पे जब कवर करूंगा अभी साथ में बताऊंगा कि ये जो कई हमारे भाई लोग निकल के आए हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, धर्मवाद का आतंकवाद नहीं होता, इनके खिलाफ कार्रवाई करो। तो अब उस मुद्दे पर आ रहा हूं। तो पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने के लिए हमारे जो रॉ के जांबाज बैठे हैं, आईबी के जांबाज बैठे हैं, हमारी आर्मी इंटेलिजेंस के लोग बैठे हैं, कमांडोज बैठे हैं, ये काम कर दीजिए, मिट्टी में मिला दीजिए, कमर तोड़ दीजिए आर्थिक रूप से। अरे जब उसके पास पल्ले नहीं होगा तो घर में कहां जागेगा, आराम से खा रहा है, पी रहा है, बकवास कर रहा है, इसलिए उसके हाथ पैर चल रहे हैं। और अब आता हूं मैं दूसरी बात के ऊपर कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, धर्म का कोई आतंकवाद नहीं होता। हमारे कुछ साथी बड़े मुखर होकर सामने आए हैं, बहुत अच्छी बात है। आज तक तो नहीं आए थे, आज तक इसलिए आ गए। अभी बता देता हूँ कि कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है। मैं किसी धर्म मजहब के ना विरोध बोल रहा, नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ सच्चाई है, 1 मिनट में आपके सामने ले आऊंगा। उन्हीं के ऊपर छोड़ देता हूँ एक प्रश्न। बहुत अच्छी बात है जी, ऐसे पूछ के क्यों मारा? पूछ के तो मारना ही नहीं चाहिए था। धर्म पूछ के क्यों मारा? बेगुनाहों को मार दिया। एक बेचारा वहां पे जो लोकलाइट था, मुस्लिम समुदाय से संबंध रखता था, उसने जब उनको रोकने की कोशिश करी आतंकवादियों को, वो बेचारा भी मारा गया। मैं तो उसको भी शहीद बोलता हूँ, बल्कि वो शहीद है, वो तो बेचारे बेगुनाह मारे गए थे। ये उन बेगुनाहों को मारने से बचाने के लिए आया, वो शहीद है, मैं उसको शहीद मानता हूँ सचमुच। उसको पुरस्कार भी देना चाहिए सरकार को। पर जो लोग इस चीज को इस चीज से जोड़कर दे रहे हैं, मैं उससे पूछता हूँ कि अगर अगर आतंकवादी ऐसा काम करते कि किसी से धर्म पूछ के ना मारते, उनको ऐसा लगता कि सारे के सारे वहां तथा कथित गैर मुस्लिम है, तब भी आप ऐसे ही बोलते क्या? अगर उस लोकल कश्मीरी को जो वहां पे अपना बिजनेस कर रहा था, टट्टू घोड़ा चला रहा था, जो मर्जी कर रहा था, किसी बहाने से बुला लेते कि भाई बात सुन जरा ये क्या है, और उसको घटनाक्रम से बाहर लेके चले जाते और फिर गोलियां मार देते, फिर भी आप यही बोलते क्या? अगर एक भी मुस्लिम ना मारा जाता तब भी आप लोग यही बोलते क्या आतंकवाद का धर्म होता नहीं होता? क्योंकि वो तो उसको साइड ले गए थे, चाहे उस बेचारे को ना भी पता होता। या जब वो बंदूक रोकने की कोशिश कर रहा था, हमारा बंदूक का बट उसके सिर पे मार के उसको घायल कर देते, जान से ना मारते, किसको जान से नहीं मारते, या डंडे से उसका सिर तोड़ देते, या उसको बहुत ज्यादा जोर लगा के अलग कर देते, घूसा मार देते, उसको बेहोश कर देते, तब भी आप ऐसे ही बोलते क्या? इसका जवाब दे दीजिए, पता लग जाएगा आतंकवाद का धर्म होता है नहीं होता। और दूसरी बात, आतंकवाद का धर्म नहीं होता साबित कर दीजिए। आपने खुद कहा ना ये तो इंसान ही नहीं है, कड़ी सजा दो। हो सकता है कल को पुलिस इनको पकड़ ले, सेना पकड़ ले, इनके ऊपर मुकदमा चले और इनको फांसी हो जाए। तो जब इनको फांसी हो जाएगी तो कहिए अपने मौलवी साहब से कोई फातिहा पढ़ने नहीं जाएगा, एक भी इसके जनाजे में मत जाना। आप ही ने कहा ना इसने बेगुनाहों को मारा और इनका कोई धर्म मजहब नहीं होता, सारी इंसानियत का कत्ल हो गया। तो जिसने इंसानियत का कत्ल कर दिया क्यों उसके जनाजे में जा रहे हैं? क्यों मौलवी साहब फातिहा पढ़ा रहे हैं? और इसको कहना इनका जो मर्जी हाल करे, मिट्टी का तेल छिड़क के इस पे आग लगवा देना, खुद ही कहना मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दे तो मुसलमान नहीं है। इसने हमारे को बदनाम किया। कर दोगे क्या ऐसा? ऐसा करोगे तो सच्चे कहलाओगे, नहीं तो फिर आप झूठ बोल रहे हो और मक्कारी कर रहे हो। जिन्होंने मजहब पूछ के मारा, कहीं ना कहीं तो उनके दिमाग में कीड़ा आया होगा ना कि जो गैर मुस्लिम है वो ठीक नहीं है और मुस्लिम ठीक है। एक मुसलमान ने रोकने की कोशिश करी, वो उनको बचाता हुआ मारा गया, मैं तो उसको शहीद बोलूंगा। और सरकार को सचमुच उसको इनाम भी देना चाहिए, उसके परिवार की मदद भी करनी चाहिए। पर जिन्होंने मारा उनके दिमाग में कीड़ा कहां से आया कि भाई मुसलमानों को नहीं मारना और मुसलमान गैर मुसलमानों को मार देना? कोई और गैर मुसलमान होता, सिख ईसाई बौद्ध, शायद वो भी मारा जाता वहां पे। तो किसने मारा? ये किसने सिखाया इनको? कहीं ना कहीं तो दिमाग में आया ना। क्या मदरसों ने सिखाया? क्या यही सिखाया सिर्फ अल्लाह ही सब कुछ और अल्लाह के अलावा कुछ नहीं है? तो जो अपने हिसाब से ईश्वर, गॉड, वाहिगुरु कुछ भी बोलता है, सिर्फ अल्लाह नहीं बोलता, पूरी इज्जत परमात्मा की करता है, पूरी भगवान की भक्ति करता है, तो सिर्फ आप सारे ये बना दो क्या वो काफिर है या नहीं है? सिर्फ अल्लाह नहीं बोलता, वो किसी मुसलमान को तंग भी नहीं करता, वो आपकी मजार पे भी जाता है, वो आपकी मस्जिद में भी आ जाता है, सिर झुका के चला जाता है। तो आप बता दो स्पष्ट रूप से वो काफिर है या नहीं है। अगर वो काफिर नहीं है तो फिर ये बता दो काफिर कौन होता है? क्योंकि जगह जगह तो हम सोचते हैं कि काफिरों को मार दो, जितना मैंने सुना कि काफिरों को जिंदा रहने का हक नहीं है। तो काफिर है कौन ये तो बता दो, ये साबित कर दो। अपने बड़े से बड़े जो भी धर्म गुरु है, मुल्ला जी हैं, मौलवी हैं, उनसे पूछो कि साहब ये बता दो काफिर कौन है, क्योंकि ये आदमी सिर्फ
ईश्वर कह रहा है, ये गॉड कह रहा है, ये वाहिगुरु कह रहा है, बल्कि हमारी मस्जिद के आगे भी सिर झुका देता है, ये तो दरगाह के आगे भी सिर झुका देता है। तो ये क्या काफिर है या नहीं है? अगर काफिर है फिर तो बात ही खत्म होगी, फिर तो आप अखंड रच रहे हो। अगर वो काफिर नहीं है तो फिर बता दो काफिर कौन है, और जो काफिर है उसको तो सजा देनी है, फिर मिट्टी का तेल छिड़क के जला देना, बात ही खत्म होगी। फिर जो गलियों गलियों में देश देश में अल्लाहू अकबर गुस्ताखे रसूल की सजा, सर तन से जुदा सर से जुदा, ये क्या करते हो? फिर आतंकवाद नहीं फैलाते हैं क्या आप लोग? जो भी फैला रहा है या जो भी उसका समर्थन कर रहा है, तो ये सोच यहां से निकली है, सरकार को इस पे भी काम करना पड़ेगा, नहीं तो बात बनेगी नहीं। वो बहुत गहरे स्तर पर कश्मीर में काम कर रहे हैं, पर इनके स्लीपर सेल कहीं भी हो सकते हैं। वहां से भाग के मानसिक सपोर्ट, दिल की सपोर्ट इनको बंगाल से भी मिल सकती है, हरियाणा से भी मिल सकती है, मध्य प्रदेश से मिल सकती है, केरला से मिल सकती है। ये बात इनको भी पता है कि सरकार बिल्कुल मुखर नहीं होगी हमारे देश में, हमारे फेवर में और अगेंस्ट में बलवा हो जाएगा। तो ये सोच खत्म करनी पड़ेगी, चाहे जैसे मर्जी खत्म करनी पड़े, नहीं तो बात नहीं बनेगी। जो मर्जी कर लो, मदरसों को करो बंद, और कम से कम वो अरबी में क्या पढ़ा रहे हैं, हिंदी में और अंग्रेजी में, भारतीय भाषाओं में उसका अनुवाद तो कराओ। और फिर इनसे पूछो कि भाई कुछ नहीं है, अल्लाह का नाम लो, खुदा का नाम लो, सिर्फ ये बता दो जो आप कह रहे हो कि काफिरों को मार देना चाहिए, काफिर कौन है इतना सा बता दो बस। काफिर कौन है? क्या हिंदू काफिर है? क्या क्रिश्चियन काफिर है? क्या जैन बुद्ध यहूदी काफिर है? क्या सिख काफिर है? ये काफिर नहीं है तो कौन काफिर है बता दो। कोई ना कोई तथाकथित धर्म का तो उठ के बैठा हुआ है, तो इसका मतलब जो बेगुनाहों को मारता है काफिर है, तो इसका मतलब जो इस्लाम का नाम लेके मार रहे हैं वो काफिर है। तो इनको तेल छिड़क के जरूर जला देना, नहीं तो आप झूठ और पाखंड कर रहे हो, और सरकार को ये चीज का फैसला करना पड़ेगा। ढुलमुल रवैये से बात नहीं बनेगी। जो चीन ने आंतरिक स्तर पर किया वो करे, जो इसराइल ने भारतीय स्तर पर किया वो करे, नहीं तो आप 1000 साल लड़ते रहे, मिट्टी में मिला देंगे, ये कर देंगे, सिर्फ कहने की बातें होंगी, मिट्टी में नहीं मिलेंगे। इसी मिट्टी से खाद पानी लेके दूसरों को मिट्टी में मिला देंगे। तो आतंकवाद का धर्म नहीं होता, ठीक है, मैं भी यही कहता हूँ नहीं होता, वो धर्म का नाम लेके ही कर रहे हैं, पर इस बात को प्रैक्टिकली साबित तो करो। पीछे ये भी था जी हिंदू आतंकवाद, ये मुस्लिम आतंकवाद, तो ऐसा क्या? तो मैं किसी को भड़कावे के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, परमात्मा ना करे, ईश्वर ना करे, यदि किसी का खून खोल गया किसी गैर मुस्लिम का, और उसने ईश्वर ना करे इस समुदाय के कुछ व्यक्तियों के साथ कुछ उल्टी पुल्टी हरकत कर दी जिसमें उसकी जान की भी हानि होगी, हो गई, तो आप इसको हिंदू आतंकवाद तो नहीं बोलेंगे ना? कसम खा लीजिए फिर, क्योंकि यहाँ मुस्लिम आतंकवाद नहीं बोल रहे, फिर इसको हिंदू आतंकवाद मत बोलना। कि दो और दो चार होते हैं और दो में से दो चले जाएंगे तो फिर शून्य आता है, जीरो आता है। अगर ये आतंकवाद मुस्लिम आतंकवाद नहीं है, तो अगर कोई हिंदू भी मार देगा या कोई गैर मुस्लिम इनको मार देगा, तो उसको हिंदू आतंकवाद या क्रिश्चियन आतंकवाद या सिख आतंकवाद फिर मत बोलना प्लीज। अपनी बात पे अड़े रहना फिर कि यार ये तो बात तो फिर उसूल की है, तो ऐसा मत करना। और अगर आपने उसको हिंदू आतंकवादी कह दिया, हिंदू आतंकवाद है, तो वो 1947 से लेके आज तक जितनों को इन्होंने मारा है अल्लाह अकबर का नाम लेके, फिर ये मुस्लिम आतंकवाद है। अपनी बात को सच साबित करने का समय आ गया आप लोगों के पास, सच साबित कीजिए, ये जिम्मेवारी आपकी है। अगर मेरा बच्चा कहीं बदतमीजी करता है मोहल्ले में, तो उससे बड़ी जिम्मेवारी मेरी होती है, मैं अपने बच्चे को काबू करूं कि भाई साहब चिंता ना करें, मेरा बेटा आगे से कोई गलत हरकत नहीं करेगा, गलत हरकत करेगा तो मैं जिम्मेवार हूं, मैं इसकी पिटाई करूंगा, मैं इसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। अब आपने ठेका ले लिया है ना कि नहीं नहीं जी, कोई उग्रवाद का धर्म नहीं है, आतंकवाद का धर्म नहीं है, मुसलमान नहीं थे, इसको साबित करके भी दिखाइए। अब आप नहीं तो ईश्वर ना करे कहीं किसी ने भड़कावे में आके कुछ कर दिया, तो सड़कों फिर नारे लगाने मत उतर जाना, हिंदुओं ने मार दिया, हिंदुओं ने मार दिया, मुसलमानों को जुर्म ढा दिया, ये हिंदू आतंकवादी है। अपनी बात पर कायम रहना, बस मेरा इतना सा ही आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है। तो मित्रों, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैंने दोनों बिंदुओं के ऊपर अपनी बात रख दी है। एक प्रधानमंत्री जी का बयान था, यानी सरकार का आधिकारिक बयान था कि हम आतंकवाद को, बचे कुचे आतंकवाद को मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में तो सिर्फ ऐसा ही मिलेगा। दूसरा, जो लोग ये कहते हैं कि मजहब का आतंक नहीं, आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है, आतंकियों का धर्म नहीं होता, धर्म का आतंकी नहीं होता, तो जिन्होंने पेंटे खुलवा के देखी, जिन्होंने पूछ के देखा, उन्होंने तो खैर साबित कर दिया। आप लोग नहीं मानते हो ना, तो आगे आगे बढ़कर अब आप लोग साबित करिए कि सचमुच मजहब का आतंकवाद से लेना देना नहीं होता। ऐलान कर दीजिए कि अगर ये लोग पकड़े जाएं, अगर ये लोग पकड़े जाएं, इनको फांसी हो जाए, तो हमारे में से कोई भी इनके जनाजे में नहीं जाएगा, कोई मौलवी साहब इनका फातिया नहीं पढ़ाएंगे। और अगर ये पुलिस की या सेना की गोली से कभी मारे जाएं और सामने आ जाएं,
तो इनको मिट्टी का तेल छिड़क के जला देना, क्योंकि ये मुसलमान नहीं हैं, ये आतंकवादी हैं, ये दहशत पसंद हैं, इन्होंने इस्लाम का नाम बर्बाद किया है, उसको मिट्टी में डाला है। ये जिम्मेवारी आप लोगों को निभानी है मेरे भारतवासी के साथियों, जो आज समर्थन में आ रहे हो। समर्थन थ्योरी में नहीं, प्रैक्टिकल कर कर दिखाओ, नहीं तो आप झूठे और मक्कार साबित होगे। पहली जिम्मेवारी सरकार ने निभानी है। अब देखते हैं कैसे कौन कितनी अपनी बात को सच्चा साबित करेगा। एक भी बात सच्ची साबित नहीं हुई तो ये सब ऐसे ही चलता चला जाएगा और बेगुनाहों का खून बहेगा और बॉर्डर पे शहीदों की ऐसे ही लाशें घर घर आती रहेंगी। तो मेरा निवेदन यही है कि इस पे अब ठोस कार्रवाई कर दें, बहुत लंबा ना खींचें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।